Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter matrices and determinants. Now, in the last lecture, we had defined what is a determinant. I hope you can recall beta, determinant was a value which we associate with every square matrix beta. अगर हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ही हम उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएट करते हैं जिसको हम बेटा नाम दे रहे थे डिटर्मिनेंट. आपने देखा कि अगर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता है तो जो मैट्रिक्स में नंबर होता है वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है. ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होता है, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, तो उसमें हमने कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं वो भी हमने देखा था. अब देखो जब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट्स के तो हर क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करते किसी भी रो या कॉलम से, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत बारी बेटा बहुत लेंदी हो जाता है और हमें अगर बाय चांस क्वेश्चन में कोई फैक्टराइज्ड फॉर्म पूछी है या एक पर्टिकुलर फॉर्म में आंसर देना है वो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Is it all right? तो एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी भी रो या कॉलम से डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लें और हमें आंसर मिल जाएगा. न्यूमेरिकल वैल्यूज है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट है तो इट्स इजी. ऑल राइट, तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है बेटा काफी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. नाउ दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनसे किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. तो कई बारी किसी क्वेश्चन में बेटा एक ही प्रॉपर्टी यूज होती है और कई बारी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी एक क्वेश्चन में यूज हो सकती हैं. ठीक है, और इसका क्वेश्चन आपका यूजुअली अगर बोर्ड एग्जाम्स की बेटा बात करें तो 4 या 6 मार्क्स का आ जाता है और इवन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपके बेटा यूज होंगे ये रिजल्ट्स जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के करेंगे. इज इट ऑल राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो आपकी स्क्रीन पे, एज यू कैन सी पहली प्रॉपर्टी देखो हमारी ये है बेटा, हमें कहा गया है कि वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा हम कह रहे हैं कि सेम रहती है. अनऑल्टर्ड का मतलब चेंज नहीं होती अगर आप रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दो, इंटरचेंज. जैसे आप यहां पे ऑब्जर्व करो, हमारे पास रो 1 है A1 B1 C1, रो 2 में बेटा A2 B2 C2, रो 3 में A3 B3 C3. इज इट ऑल राइट? यही है. अब आप देखो जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसमें हमारी जो फर्स्ट रो थी A1 B1 C1 वो फर्स्ट कॉलम बन गई है. फिर सेकेंड रो हैज बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो हैज बिकम थर्ड कॉलम. तो पता है इस प्रॉपर्टी को आप और कैसे लिख सकते हो? एक तरह से अगर हम ये मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दें बेटा, मान लो मैट्रिक्स है हमारा सपोज A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और हमारे पास है बेटा A3 B3 C3. सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स. तो आपको याद होगा जब हम ट्रांसपोज लेते थे तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होते थे. तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं बेटा तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स देखो क्या आ रहा है. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम A1 B1 C1, सेकेंड रो A2 B2 C2 को बना दो बेटा सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को बना दो थर्ड कॉलम. तो हमारे पास ये आ गया. अब ये ट्रांसपोज है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास ये है बेटा, इट्स डिटर्मिनेंट इज दिस लेफ्ट हैंड साइड और इस वाले मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ये राइट साइड है. तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी से हमें ये मिला बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. इज इट ऑल राइट? तो अगर हम किसी में डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. इज इट ऑल राइट? देखो जैसे अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लें, मान लो हमने एग्जाम्पल में बेटा ये लिया, सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 -7 0 6 एंड आई हैव 5 7 9. तो हम ये बोल रहे हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी 1 2 3. इज इट ऑल राइट? देन -7 0 6 और बेटा 5 7 9. इज इट ऑल राइट? तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपस में इक्वल आएंगी. आप इसको चाहो तो देखो रो 1 से एक्सपैंड कर लो, या एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप इसको रो 1 से एक्सपैंड करते हो और मान लो इसको एक्सपैंड कर लो कॉलम 1 से, आपको याद होगा डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं.
तो अगर आप इसको रो 1 से एक्सपैंड करोगे तो देखो क्या आएगा, वी आर एक्सपैंडिंग बाय रो 1 लेफ्ट हैंड साइड। तो याद है ना, साइंस क्या लेते हैं बेटा, प्लस माइनस और प्लस, बिकॉज ऑफ कोफैक्टर की डेफिनेशन। तो R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो 1 इंटू रो 1 छोड़ो और कॉलम 1 छोड़ो तो इट वुड बी 0 माइनस 7 6 42, इज इट ऑल राइट। फिर -2 इंटू, अब 2 है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, उसको छोड़ दो बेटा, -63 माइनस 6 5 30, और फिर है +3, फर्स्ट रो छोड़ेंगे बेटा, थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास -49 -0, एक तरह से ये आएगा। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कर लो, मैं वैसे ही लिख रही हूं, -42 और ये हो गया -2 इंटू -93 और फिर +3 इंटू -49, ठीक है, और यहां पे चाहो तो 1 लिख लेते हैं। तो एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड ही आ रही है जिसको हम एक्सपैंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप नोटिस करो, अगर हम राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करें कॉलम 1 से, अब कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं और राइट हैंड साइड जरा आप ऑब्जर्व करो। अब राइट हैंड साइड में आप इसको लोगे प्लस के साथ, इज इट ऑल राइट, जस्ट अ मोमेंट बेटा। तो वी विल टेक दिस विथ प्लस साइन, फिर ये बेटा माइनस और फिर ये प्लस। वैसे तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है, पर यहां पे आप ऑब्जर्व करो, पर्टिकुलरली अगर हम कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हैं तो वी हैव +1 इंटू कितना, फर्स्ट रो छोड़ो और फर्स्ट कॉलम, तो यू कैन सी वी हैव 0 माइनस 7 6 42, फिर 2 माइनस साइन के साथ -2, लीव आउट फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो, देन -63 माइनस 6 5 30, और बेटा फिर +3 किस में है आपका, फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो में, उसको छोड़ो, -49 -0। तो आप ऑब्जर्व करो बिल्कुल वही आ गया, 1 इंटू -42, -2 इंटू -93 और +3 इंटू -49। सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आ गया है, तो ऑब्वियसली वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम बहुत क्लियरली इस वजह से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट रो से और इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करें तो वैल्यू तो वैसे सेम आती है अगर किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करो, पर एक्चुअली में पूरा एक्सप्रेशन भी हमारा सेम आएगा। मूव करते हैं बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी पे। लुक एट नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। व्हाट डज इट से कि if two adjacent rows or columns of a determinant are interchanged, then numerical value remains the same but sign of the determinant is changed। अब देखो जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आप ये वाली दो रोज A1 B1 C1 और A2 B2 C2, अगर हम यहाँ पे बेटा इनको इंटरचेंज करते हैं, मतलब रो 2 को बना दो रो 1 और रो 1 को बना दो रो 2, तो आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बेटा, साइन विल बिकम अपोजिट, इज इट ऑल राइट। तो साइन हमेशा अपोजिट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें बेटा, मान लो हमारे पास डिटर्मिनेंट है 2 -1 0 1 3 4 देन 2 1 5। तो अगर आप इसमें ये वाली दो रोज, कोई भी दो रोज या कॉलम्स, जैसे उसमें हमने रोज चेंज करी है, मान लो यहाँ पे कॉलम भी हम चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर इन दोनों कॉलम्स को बेटा हम इंटरचेंज कर दें, सेम थिंग विल होल्ड फॉर कॉलम ऑल्सो, तो इट विल बी माइनस ऑफ, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 3 1, देन वी विल हैव 2 1 2 और फिर हमारे पास आएगा बेटा 0 4 5। तो एक्सपैंड करके देख सकते हो, आपस में डिटर्मिनेंट्स का साइन अपोजिट होगा पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इज इट ऑल राइट, ये है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे आपको कहा जाता है, मान लो कि प्रूव दैट, सपोज आपको ये एक क्वेश्चन मिलता है कि प्रूव करो कि ये डिटर्मिनेंट बेटा जिसमें फर्स्ट रो है LMN, फिर है XYZ सेकेंड रो और थर्ड रो है बेटा PQR। मान लो आपको प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट इस दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल है जिसमें हमारे पास है YMQ एज फर्स्ट रो, सेकेंड रो है बेटा हमारे पास XLP और थर्ड रो है हमारे पास ZNR। सपोज दिस इज द क्वेश्चन।
अब देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ये नहीं कि दोनों तरफ एक्सपैंड करोगे और फिर सॉल्व करोगे, दैट विल मेक इट वेरी लेंथी। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने देखो दो ही प्रॉपर्टीज करी हैं, तो हम उन्हीं को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जरा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, जो कि है हमारा ये डिटर्मिनेंट एल एम एन एक्स वाई जेड एंड देन पी क्यू आर। आप नोटिस करो, अभी इस डिटर्मिनेंट में एल एम एन आ रहा है रो वाइज, फिर यहां पे एम एल एन आपका आ रहा है कॉलम वाइज, मतलब एल एम एन जो रो में थे वो कॉलम में शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह एक्स वाई जेड जो आपके रो में थे, आप देखो वाई जेड एक्स मतलब वो कॉलम में शिफ्ट हो चुके हैं। फिर पी क्यू आर जो रो में थे, आप यहां पे देखो क्यू पी आर कॉलम में शिफ्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि तभी रोज कॉलम्स में इंटरचेंज होंगी। तो यहां पे ले लो आप ट्रांसपोज और ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो पहली रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को बनाएंगे बेटा सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को बनाएंगे हम थर्ड कॉलम। हमारे पास ये आ गया। अब फिर से एक नजर डालो जरा राइट हैंड साइड पे, आपके पास वाई एम क्यू है, मतलब y जो है आपका वो किस में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। अभी हमारा y सेकेंड कॉलम में है, और यहां पे जो आपका एल एम एन है बेटा वो कहां पे आ रहा है, देखो वो आ रहा है सेकेंड कॉलम में, जो कि हमारा फर्स्ट कॉलम में है। तो हम हिंट लेके क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं इंटरचेंज। ऑलराइट, तो ऐसे लिख सकते हो आप कि वी आर इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। और इस प्रॉपर्टी में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कोई भी दो रोज या कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, साइन अपोजिट हो जाता है। तो आप देखो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट। अब पहला जो हमारा कॉलम था वो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, ऑलराइट, और जो सेकेंड कॉलम था एक्स वाई जेड उसको बना दो फर्स्ट, और फिर यहां पे पी क्यू और आर। अब फिर से राइट हैंड साइड देखते हैं। आप नोटिस करो, जैसे हमारे पास वाई एम क्यू है, यहां पे वाई एम क्यू सेकेंड रो है, उसमें फर्स्ट थी। फिर सेकेंड रो है एक्स एल पी, यहां पे हमारी फर्स्ट है। तो ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, अब की बार हमें रो में आपस में इंटरचेंज करना चाहिए। आखिरी रो ऑब्जर्व करो जेड एन आर, वो वही है जो राइट हैंड साइड में है। तो सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करना बाकी है, वो क्या है हमारा कि अब हम बेटा रोज को आपस में करेंगे इंटरचेंज। तो रोज को इंटरचेंज करोगे, फिर से माइनस का साइन आएगा। एक माइनस आपका देखो पहले था जब दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे आया, और अब एक जो माइनस आ रहा है वो रोज को इंटरचेंज करने पे आ रहा है। तो न्यू हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट देखो क्या हो गया, अगर हम इंटरचेंज करते हैं रो 1 एंड रो 2, तो रो 2 बन जाएगी पहली रो वाई एम क्यू, फिर बेटा फर्स्ट रो को बना दो सेकेंड रो एक्स एल पी, और आखिरी रो एज इट इज जेड एन आर। अब ये देखो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट वाई एम क्यू एक्स एल पी एंड देन वी हैव जेड एन आर। तो देखो यही है हमारी राइट हैंड साइड। इज इट ऑल राइट? तो वाई एम क्यू, ये देखो हमारे पास वाई एम क्यू एक्स एल पी जेड एन आर। तो आपने देखा कैसे हमने जो दो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने करी हैं उसको यूज करके इस डिटर्मिनेंट को शो कर दिया इसके इक्वल है विदाउट एक्सपेंडिंग। इज इट ऑल राइट? तो पहली प्रॉपर्टी यूज करी कि ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, मतलब रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने पे। फिर हमने एक बार दो कॉलम इंटरचेंज किए तो माइनस आ गया, फिर हमने दो रोज इंटरचेंज करी फिर से माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, एंड वी गेट बोथ द डिटर्मिनेंट्स टू बी इक्वल बेटा। ऑल राइट, तो आई होप आपको पहली दो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं बेटा। नाउ लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो क्या लिखा है इसमें, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रोज या कॉलम्स बेटा एक डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए, हर एलिमेंट सेम होना चाहिए उस रो या कॉलम का, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहां पे देखो जैसे
पहली दो रोज आपकी क्या है, सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 और मान लो फिर है 5 -7 और 4। तो हम बोल रहे हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं बेटा, तो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1। तो रो 1 से एक्सपैंड करने के लिए इसको प्लस, इसको माइनस और फिर से इसको प्लस साइन के साथ लेंगे। आप देखो यहाँ पे एक्सपैंडिंग बाय रो 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को बहुत बार बेटा हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, या इवन डिटर्मिनेंट को भी डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा क्या आ गया, ऑब्जर्व करो, 1 को लेना है प्लस साइन के साथ, फिर फर्स्ट रो छोड़ो फर्स्ट कॉलम, कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 4 नंबर्स, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, 8 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 7 3 21। फिर अगला 2 माइनस साइन के साथ लेंगे, -2। अब लीव करो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास है 1 3 5 और 4, तो 4 - 5 3 15, तो वी हैव गॉट दिस। ऑलराइट, आगे देखो +3, तो अब ये है 3 आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज, -7 -10। ऑलराइट, अब देखो सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें 0 मिल रहा है। तो अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट डायरेक्टली टू राइट दैट डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0। सॉल्व करो, देखो ये कितना आ गया बेटा, 29। फिर ये है -2 इंटू -11 और फिर है बेटा 3 टाइम्स और माइनस कितना, 17। सो दिस इज इक्वल टू 29 प्लस 22 और -51। 29 और 22 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आपका, 51। तो 51 - 51, यू कैन सी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो वेरीफाई भी कर ली हमने ये प्रॉपर्टी। तो जैसे दो रोज या दो कॉलम्स भी अगर इक्वल होते हैं बेटा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ऑलराइट, अब देखो आगे चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें कहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट, देन द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। यूजुअली बेटा क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में बच्चे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो पहले तो जो लिखा है हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं। वो बोल रहे हैं अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करते हो सेम कांस्टेंट से, तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है उसी कांस्टेंट से। जैसे यहां पे हमने रो 1 में आप देख रहे हो KA1 KA2 KC1 है, सॉरी KA1 KB1 KC1, तो रो 1 के तीनों एलिमेंट्स K से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इसका मतलब आप रो 1 में से K कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अगर एक रो के एलिमेंट्स आपके K से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कहो कि अगर मैडम 2 रोज के मल्टीप्लाई हो जाएं या 3 रोज के मल्टीप्लाई हो जाएं, तो अब ऑब्जर्व करना कि ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट कैसे होती है। यहां पे देखो, अगर हम कह दें, मान लो बेटा हमारे पास मैट्रिक्स A ये है, सपोज आई हैव A1, यहीं पे ले लेते हैं, चलो सेम A1 A2 A3, देन लेट मी टेक दिस एलिमेंट एज B1 B2 B3 कॉलम 2, ठीक है, और कॉलम 3 ले लो बेटा C1 C2 C3। इज इट ऑल राइट? ये एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। आपको याद होगा कि मैट्रिक्स में हम करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, याद है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको याद होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है कि अगर आप इस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर A हमारा ये मैट्रिक्स है बेटा, तो अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय K। तो अब हर एंट्री हमारे पास ये आ जाएगी K टाइम्स A1, K टाइम्स A2, K टाइम्स A3, देन K टाइम्स B1, फिर K टाइम्स B2, K टाइम्स B3, और थर्ड कॉलम देखो
k times C1, k times C2 और k times C3 बेटा. Is it all right? ये तो मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है. अब अगर मान लो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ये डिनोट कर रहे हैं, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है यहाँ पे उसको हम डिनोट करते हैं इससे. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो ये हो गई और अब हमें चाहिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू. ठीक है, आई वॉन्ट डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a. तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल देंगे. एलिमेंट्स मेरे वही होंगे ka1, ka2, ka3. देन आई हैव kb1, kb2, kb3, फिर kc1, फिर kc2 और kc3. ऑलराइट, अब देखो क्या डिफरेंस है. हमने ये कहा है ऊपर कि अगर सारे एलिमेंट्स बेटा एक रो के, वन रो या कॉलम अगर मल्टीप्लाई होते हैं, यहां पे देखो जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाई होता है. तो एक तरह से हमने k कॉमन लिया है किससे, फर्स्ट रो से. अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि इस डिटर्मिनेंट में हम यहां से लेते हैं k कॉमन फर्स्ट रो से. तो अगर आप सिर्फ यहां से कॉमन लोगे, बाकी दोनों में अगर आप कॉमन नहीं ले रहे हो तो हमारे पास अकेला k बाहर आएगा. लेकिन अगर आप रो 2 से भी बेटा k कॉमन लेना चाहते हो और रो 3 से भी k कॉमन लेना चाहते हैं तो मैट्रिक्स की तरह k एक बार कॉमन नहीं आएगा. मैट्रिक्स में जो कॉमन आता है वो पूरे मैट्रिक्स में से एक बार आता है. ये देखो जैसे हमारा ये मैट्रिक्स है, पूरे में से k कॉमन लिया तो वो a टाइम्स ये ऊपर वाला मैट्रिक्स हमारा हो गया. तो डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है बेटा, हम जो कॉमन लेते हैं वो पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं लेते. वी टेक आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज. तो k इंटू k बेटा बाहर आपका k क्यूब आएगा, k नहीं आएगा. आप जैसे मैंने रो वाइज लिखा है हम कॉलम वाइज भी ले सकते थे. कॉलम 1 से k कॉमन, कॉलम 2 से k कॉमन, कॉलम 3 से k कॉमन. इज इट ऑल राइट? Either we have to take common row wise or we have to take column wise. तो अब k क्यूब आपका बाहर आ जाएगा. अब हमारे पास क्या बचा, a1, a2, a3. ऑल राइट, पहला कॉलम. फिर हमारे पास है b1, b2, b3 एंड देन वी हैव c1, c2, c3. अब देखो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a. इसी का डिटर्मिनेंट तो हम इससे डिनोट कर रहे थे. तो इसका मतलब ये आ गया आपका k क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो हमने यहां क्या बात बेटा ऑब्जर्व करी, ये हमने नोट किया कि अगर आपका a स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का और k इज एनी स्केलर, तो हमें यह पता चला कि k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट होता है k क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a. बिकॉज k एक बार नहीं 3 बार कॉमन आएगा, या तो तीनों रोज में एक एक बार या तीनों कॉलम्स में. अब इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं. इज इट ऑल राइट? तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, उसको एज अ रिजल्ट आपने याद रखना है. वो ये है कि अगर आपके पास a n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड k इज एनी स्केलर बेटा. इज इट ऑल राइट? k हमारे पास कोई भी अगर स्केलर है तो हम ये बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a. एक मिनट, इसको लेट मी राइट प्रॉपर्ली. तो डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a. ये तो k कैसे बाहर आएगा, एक बार नहीं आएगा, क्योंकि इसमें n रोज हैं या n कॉलम्स हैं, या तो n रोज में से एक एक बार k कॉमन आएगा तो k की पावर n, या रो वाइज कॉलम वाइज भी अगर आप करोगे n कॉलम्स हैं बेटा तो हर कॉलम में से एक एक बार k आएगा, अगेन k रेज पर n. तो दिस विल बी k रेज पर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a. इज इट ऑल राइट? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, कि अगर कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n का, तो आपका k एक बार नहीं, जितनी रोज या जितने कॉलम्स हैं उतनी बारी वो स्केलर बाहर आता है. All right, so I hope this property is clear to you. Property number 4. Let's now look at property number 5. देखो इसमें क्या लिखा है, if the elements of any row or column of a determinant are multiplied in order मतलब पहला फिर दूसरा फिर तीसरा,
by the cofactor of corresponding elements of any other row or column, then the sum of the product thus obtained is 0. अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे, ये जो लिखा है मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं बेटा. मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए ये है A1 A2 A3, देन आई हैव B1 B2 B3 और हमारे पास है C1 C2 C3. अब मान लो कोफैक्टर A1 का, ठीक है, लेट कोफैक्टर्स ऑफ A1 A2 A3 बी, मान लो कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, और इसी तरह मान लो B1 B2 B3 के बेटा कोफैक्टर्स हैं मान लो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहां पे हम लिखेंगे. मतलब A1 का कोफैक्टर कैपिटल A1, A2 का कोफैक्टर कैपिटल A2, A3 का कोफैक्टर कैपिटल A3. तो B1 B2 B3 के कोफैक्टर्स ले लो बेटा, B1 B2 और B3. मतलब एलिमेंट B1 का कोफैक्टर B कैपिटल B1, B2 का कैपिटल B2 और B3 का ये. इसी तरह मान लो C1 C2 C3 के कोफैक्टर्स हैं कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3. अब मान लो आपने बेटा, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि A1 B1 C1, सपोज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट रो. आपको याद है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर रो 1 से निकालनी होती तो हम ऐसे निकालते हैं ना, हम कहते हैं ठीक है डेल्टा से अगर हम वैल्यू डिनोट कर रहे हैं इसके डिटर्मिनेंट की, तो हम कहते हैं A1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके खुद से कोफैक्टर से, ठीक है, A1 से, फिर आप B1 को मल्टीप्लाई करोगे उसके खुद के कोफैक्टर से, और C1 को मल्टीप्लाई करोगे खुद के कोफैक्टर से, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है. ठीक है ना, ये बेटा A1 है हमारा. तो दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जब एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को आप उन्हीं के खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. कोई भी रो या कॉलम से इस तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं. इज इट ऑल राइट? अब देखो मान लो हमने एलिमेंट्स तो ले लिए रो 1 के और उनके खुद के कोफैक्टर्स नहीं लिए. कोफैक्टर्स अगर आप इनके ले रहे हो A2 B2 C2 के, A2 का कोफैक्टर A2, B2 का ये और C2 का ये, तो मतलब आपने एलिमेंट्स तो रो 1 के लिए और कोफैक्टर्स इनके लिए. तो जैसे A1 इंटू A2 ये देखो, फिर B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2, तो हमारे पास सम कितना आएगा? 0 आएगा. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एक रो के एलिमेंट्स ले रहे हो और किसी और रो के कोफैक्टर्स ले रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो 0 मिलता है. लेकिन अगर आप जिस रो के एलिमेंट्स ले रहे हो अगर उनके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलती है. इसी तरह जैसे A2 B2 C2, अब यहाँ पे ये लोग एलिमेंट्स क्या ले रहे हैं बेटा इस एग्जाम्पल में? रो 2 के. तो अब हमने मान लो एलिमेंट्स तो ले लिए A2 B2 C2 रो 2 के, और A3 B3 C3 क्या है? देखो ये रहे A3 B3 C3, ये किनके कोफैक्टर्स हैं? A3 B3 C3 के, मतलब इसके. तो एलिमेंट्स रो 2 के हैं, कोफैक्टर्स इसके हैं, तो डिटर्मिनेंट की तो जो ऐड करके वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0. एक एग्जाम्पल से देखते हैं. देखो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ओवर हेयर. इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल बेटा. इसी तरह देखो अगर आप A1 A2 A3 अगर हम कॉलम वाइज लें, अब आप यहाँ पे देखो सपोज आई एम टेकिंग कॉलम वाइज A1 A2 A3. अब ये एलिमेंट्स कॉलम वाइज हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने लिया है A1 A2 A3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3 से. ये किनके कोफैक्टर्स हैं? B1 B2 B3 के. ये देखो, तो हमने एलिमेंट्स कॉलम 1 के लिए और कोफैक्टर्स बेटा आपने कॉलम 2 के लिए, और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो फिर से वैल्यू कितनी आएगी? 0. एज ए सेट लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. तो उसमें हम ये बात एक्चुअल में वेरीफाई करके देखते हैं. सपोज मेरे पास बेटा कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस, या मैट्रिक्स ले लो, चलो ठीक है, पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं. तो मान लो मैट्रिक्स A हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 -1 3, देन आई हैव 0 4 8 एंड आई हैव 2
-2 ले लो, चलो -2, 1 एंड से 5। इज इट ओके? अब मान लो हम एलिमेंट्स तो लेते हैं रो 1 के, वी विल टेक एलिमेंट्स ऑफ रो 1, इज इट ऑल राइट? एंड वी विल टेक कोफैक्टर्स ऑफ रो 2, कोफैक्टर्स हम लेंगे रो 2 के। तो पहले रो 2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब रो 2 के एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालोगे तो ये एलिमेंट कहाँ है, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसका मतलब C21, ठीक है? वी आर फाइंडिंग कोफैक्टर्स ऑफ R2, तो पहले वो निकाल के रख लेते हैं बेटा, कोफैक्टर्स ऑफ R2 आई एम फाइंडिंग आउट। तो डेफिनेशन क्या थी कोफैक्टर की, याद है ना बेटा? कोफैक्टर की डेफिनेशन होती है कि हमारे पास Cij इज इक्वल टू, ये देखो Cij होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। तो अब देखो इसको यूज करके अगर हमें C21 निकालना है, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3। फिर ये है देखो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो में, उसको छोड़ दो, बचे ये -1 3 1 5। डिटर्मिनेंट क्या हुआ? -5 -3, तो वी हैव -5 और -3। अब आप नोटिस करो माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ -8 दिस इज इक्वल टू 8। रो 2 का हमने इस एलिमेंट का निकाल लिया कोफैक्टर। अब हम इसका निकालते हैं। ये एलिमेंट कहाँ है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो इसका कोफैक्टर अब आप देखो C22, तो -1 की पावर 2 + 2 4 बेटा। अब जैसे मैंने कहा ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है तो उसको छोड़ दो, आपके पास बचा 2 3 -2 5। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 + 6, तो वी हैव 10 + 6। तो -1 के ऊपर इवन पावर है, प्लस आएगा बेटा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 16। फिर रो 2 का तीसरा एलिमेंट है 8। अब हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं क्योंकि हम R2 के एलिमेंट्स के बेटा कोफैक्टर्स ले रहे हैं। ये एलिमेंट कहाँ है? देखो रो 2 में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसको आप डिनोट कैसे करोगे? C23 से, तो वी विल डिनोट इट बाय C23। तो -1 की पावर बेटा 2 + 3 5। अब जैसे मैंने कहा ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, उसको छोड़ दो, हमारे पास है 2 -1 -2 1। डिटर्मिनेंट कितना हुआ? देखो 2 -2 दैट इज 0। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास कितना आ गया? 0। अब देखो हमने कहा था एलिमेंट्स लेंगे हम रो 1 के, तो रो 1 के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या ले रहे हैं? देखो वी आर टेकिंग A11 C21। फिर रो 2 का दूसरा एलिमेंट क्या होता है? A12 और फिर दूसरा कोफैक्टर C22। फिर रो 1 का तीसरा एलिमेंट A13 और मल्टीप्लाई करेंगे C23 से। अब देखो ये क्या आ रहा है? A11 कितना है? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय C21 आपका कितना है? 8। A12 की वैल्यू देखो कितनी है? -1, तो वी हैव -1 और C22 हमारे पास कितना है? 16। फिर आप नोटिस करो A13 कितना है हमारे पास? 3, तो यहां पे ये 3 हो गया बेटा, और C23 कितना है? 0। So you can see that we have 16 minus 16 that is equal to 0. Alright, तो I hope this result is clear कि हम अगर एक रो के एलिमेंट्स लेते हैं और दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज 0. इज इट ऑल राइट? तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद रखना. ऑलराइट, अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं बेटा. लुक एट नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6. लेट्स सी क्या है. इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is sum of two numbers, then determinant can be expressed as sum of two determinants whose other rows are not altered. अब आप देखो जैसे इसमें रो 1 के एलिमेंट्स को लिखा है सम ऑफ टू टर्म्स, एवरी एलिमेंट को. पहला एलिमेंट है a1 प्लस अल्फा 1, दूसरा है b1 प्लस बीटा 1, तीसरा है c1 प्लस गामा 1, और बाकी दो रोज a2 b2 c2 और a3 b3 c3 हैं. तो इसको लिख सकते हो एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स जिसमें एट अ टाइम बेटा आपकी एक ही रो स्प्लिट होती है.
अगेन दिस प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिसेस. मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन ऐसे नहीं होता. मैट्रिसेस में तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, तो स्प्लिट भी होगा. तो जैसे ये भी स्प्लिट होगा, ये भी स्प्लिट होगा. अगर A2 B2 C2 है यहाँ पे, तो आपको यहाँ 0 0 0 लिखना पड़ेगा. अगर A3 B3 C3 आप ले चुके हो तो मैट्रिक्स में 0 0 0 लेना पड़ेगा. पर डिटर्मिनेंट में बेटा ऐसे नहीं होता. एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम ही हमारा स्प्लिट होता है. अब जैसे आप बोलो कि मैम ठीक है, अगर एक रो है तो हमने वो स्प्लिट कर दी, बाकी की 2 रोज एज इट इज रही. अगर 2 रोज होती ऐसी, ये देखो, जैसे अगर मान लो हमारे पास ये होता, मान लो, इसको ऑब्जर्व करना जरा, A1 प्लस अल्फा 1, यहां पे होता A2 प्लस अल्फा 2 और A3 प्लस अल्फा 3. फिर यहां पे मान लो B1 प्लस बीटा 1, देन वी हैव B2 प्लस बीटा 2, फिर हमारे पास है B3 प्लस बीटा 3. देन वी हैव सपोज थर्ड कॉलम है C1 प्लस गामा 1, C2 प्लस गामा 2 और C3 प्लस गामा 3. अब मान लो इसको हमने स्प्लिट करना है, तो आप डिटर्मिनेंट में याद रखना एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम ही स्प्लिट कर सकते हो, जैसे यहां पे हमने रो 1 को स्प्लिट किया है. मान लो हम पहले यहां पे स्प्लिट करते हैं, सपोज कॉलम वाइज, चलो देखते हैं कि कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तो कॉलम वाइज करते हैं इसको. मान लो हम कॉलम 1 को बेटा स्प्लिट कर रहे हैं. आई एम स्प्लिटिंग कॉलम 1. तो अगर आप कॉलम 1 को स्प्लिट कर रहे हो ना बेटा, तो कॉलम 2 कॉलम 3 स्प्लिट नहीं होंगे, वो एज इट इज आएंगे. तो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज नाउ, इसको हम लिख सकते हैं बेटा A1 A2 A3, और फिर दूसरे डिटर्मिनेंट में ये आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तो देखो कॉलम 1 को स्प्लिट कर दिया. अब साइड बाय साइड आप इनको स्प्लिट नहीं कर सकते, ये एज इट इज लेना होगा B1 प्लस बीटा 1, B2 प्लस बीटा 2, B3 प्लस बीटा 3. इज इट ओके? इवन ये भी सेम आएगा, C1 प्लस गामा 1, C2 प्लस गामा 2 और C3 प्लस गामा 3. सिमिलरली इसमें भी कॉलम 2 कॉलम 3 बेटा ओरिजिनल वाले ही आएंगे. इज इट ऑल राइट? तो एट ए टाइम जैसे मैंने कहा एक ही आपका कॉलम स्प्लिट होगा, एक से ज्यादा एट ए टाइम नहीं स्प्लिट होगा. तो यहाँ पे दोनों डिटर्मिनेंट्स में हमने कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज लिखा है, सिर्फ कॉलम 1 को स्प्लिट किया है. तो ये डिटर्मिनेंट को हमने लिख दिया सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स. अब आप इस पे आओ, इसमें हम स्प्लिट करते हैं मान लो कॉलम 2 को, और इसमें भी स्प्लिट कर लो आप कॉलम 2 को. इज इट ऑल राइट? तो आप देखो ये वाला डिटर्मिनेंट जो है दैट कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स. पहला डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा A1 A2 A3, कॉलम 2 स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख भी देती हूं स्प्लिट C2, दोनों में C2 स्प्लिट करेंगे. तो B1 B2 B3, कॉलम 3 स्प्लिट नहीं होगा, वो एज इट इज आएगा बेटा C2 प्लस गामा 2 C3 प्लस गामा 3. आर यू गेटिंग इट? फिर देखो ये दूसरा डिटर्मिनेंट, इसमें क्या आएगा? इट विल बी A1 A2 A3. अब ये स्प्लिट करना है, B1 B2 B3 आ गया, यहां पे आएगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3. इज इट ऑल राइट? इसको हम लिखते हैं. अब कॉलम 3 आपका एज इट इज बेटा आएगा, जो कि है हमारा C1 प्लस गामा 1, C2 प्लस गामा 2, C3 प्लस गामा 3. इसी तरह आप ऑब्जर्व करो, इसको भी आप सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हो. ये इसमें भी कॉलम 2 स्प्लिट करेंगे, ऑब्जर्व करो, ये हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, देन B1 B2 B3, और फिर थर्ड कॉलम एज इट इज आएगा. इज इट ऑल राइट? दिस विल बी एज इट इज. और प्लस कितना आएगा? देखो यहां पे तीसरा डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें आपको ये देखो इधर मैं शिफ्ट कर देती हूं बेटा. तो अब ये देखो हम थर्ड वाला क्या कर रहे हैं बेटा, स्प्लिट कर रहे हैं. तो ऑब्जर्व करो, तो अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एज इट इज, कैन यू सी? दिस विल बी एज इट इज. फिर यहां पे ये स्प्लिट किया है, तो B1 B2 B3 आ गया. अब क्या आना है? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और ये वाला हमारा थर्ड कॉलम C1 प्लस गामा 1, C2 प्लस गामा 2, C3 प्लस गामा 3 will come as it is.
तो आप देख रहे हो दूसरे स्टेप में ये 4 डिटर्मिनेंट्स का सम आ गया। अब अगर आप चाहो तो हर एक में हम क्या स्प्लिट कर सकते हैं बेटा, कॉलम 3। इज इट ऑल राइट? नाउ आई होप यू गेट द हैंग ऑफ इट। तो हर एक में अब कॉलम 3 स्प्लिट कर लो, तो इकट्ठा स्प्लिट नहीं होता। तो इसमें भी दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। देखो क्या आ जाएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। दूसरे में क्या आएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 गामा 1 गामा 2 गामा 3। पहली 2 कॉलम सेम रहेंगी, इसमें भी पहली 2 कॉलम सेम रहेंगी। एक में लास्ट रो आएगी c1 c2 c3, एक में लास्ट आएगी गामा 1 गामा 2 गामा 3। सेम हेयर एंड सेम हेयर। तो ये भी 2 में स्प्लिट होगा, ये भी 2 में स्प्लिट होगा बेटा, ये भी 2 में स्प्लिट होगा और ये भी 2 में स्प्लिट होगा। तो टोटल देखो हमारे पास कितने डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे, 8 डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो हमने गिवन डिटर्मिनेंट लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ कितने डिटर्मिनेंट्स, 8। अब पता है 8 कैसे आ रहा है, आप ये देखो जैसे कॉलम 1 के एलिमेंट्स 2 टर्म्स का सम है तो 2, फिर कॉलम 2 के एलिमेंट्स भी 2 टर्म्स का सम है इंटू 2, कॉलम 3 के एलिमेंट्स भी 2 टर्म्स का सम है इंटू 2। तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ 8 डिटर्मिनेंट्स। या ऐसे ही आप रो वाइज भी देख सकते हो। तो इसमें ना हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिलता है बेटा। देखो क्या मिलता है कि अगर मान लो आपके पास किसी डिटर्मिनेंट में, इफ इन अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, मान लो किसी डिटर्मिनेंट में आप रो 1 लिख रहे हो सम ऑफ p टर्म्स, ठीक है, रो 1 है सम ऑफ p टर्म्स, फिर आपने लिखा रो 2 को बेटा सम ऑफ q टर्म्स। रो 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ q टर्म्स। और फिर मान लो रो 3 को आप लिख रहे हो सम ऑफ r टर्म्स। मान लो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है आपका, तो ये है सम ऑफ r टर्म्स। तो हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, तो उस डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हो एज सम ऑफ p इंटू q इंटू r डिटर्मिनेंट्स। तो हम कहेंगे देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज, देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज sum of p इंटू q इंटू r डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में हमने कॉलम 1 एज सम ऑफ 2 टर्म्स था, कॉलम 2 भी कॉलम 3, तो वी वर एबल टू राइट इट एज सम ऑफ 8 डिटर्मिनेंट्स। सिमिलरली अब जैसे ये रो वाइज है, सिमिलरली कॉलम वाइज, ठीक है, तो सेम रिजल्ट आएगा हमारा कॉलम वाइज। तो सिमिलरली कॉलम वाइज, तो सिमिलरली का मतलब कि जैसे आपका कॉलम 1 है सम ऑफ p टर्म्स, कॉलम 2 है सम ऑफ q टर्म्स, कॉलम 3 है सम ऑफ r टर्म्स, तो डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ p इंटू q इंटू r डिटर्मिनेंट्स। इज इट ऑल राइट? तो कई बार ये चीज डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इज इट ऑल राइट? इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जाता है कि शो दैट दिस डिटर्मिनेंट जो कि है बेटा a1 प्लस pb1 प्लस qc1, फिर हमारे पास है a2 प्लस pb2 प्लस qc2। इज इट ऑल राइट? देन वी हैव सपोज a3 प्लस pb3 एंड प्लस qc3। ये c3 ऐसे है, एक मिनट सॉरी, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं बेटा। दिस वॉज c2, ठीक है, पहला कॉलम ये हो गया। मान लो कॉलम 2 है आपके पास b1 b2 b3 और फिर है हमारे पास कॉलम 3 c1 c2 c3। आपको मान लो शो करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड देन c1 c2 c3। मान लो ये शो करना है आपने, ठीक है, कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हमारे क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। अब देखो इसमें आप नोटिस करो, रो कॉलम 1 इज सम ऑफ 3 टर्म्स। तो अगर कॉलम 1 सम ऑफ 3 टर्म्स है, तो मैंने बोला था ना एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम ही स्प्लिट होता है, तो यहां पे बेटा हम स्प्लिट करते हैं कॉलम 1 को। अब देखो क्योंकि कॉलम 1 सम ऑफ 3 टर्म्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स। ये क्या आएगी बेटा,
सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स। तो एट अ टाइम एक कॉलम हम स्प्लिट करेंगे। अब पहले में आ जाएगा आपका A1, A2, A3। इज इट ओके? फिर हमारे पास आएगा PB1, PB2 और PB3। इज इट ओके? फिर हमारे पास आएगा QC1, QC2 और QC3। बाकी के हमारे जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज आएंगे, B1, B2, B3, C1, C2, C3। सिमिलरली बेटा यहां पे B1, B2, B3 और C1, C2, C3। अगेन B1, B2, B3 and we have C1, C2, C3। Is it okay? अब आप देखो पहला डिटर्मिनेंट तो हमने एज इट इज लिख लेना है क्योंकि हमें उसी के इक्वल देखो प्रूव करना है। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो वो आपके पास क्या है देखो, पहला डिटर्मिनेंट है तो इसको लिख लो एज इट इज A1, A2, A3, B1, B2, B3 और बेटा C1, C2, C3। नाउ नोटिस वन थिंग, आज हमने एक प्रॉपर्टी करी है तो आप ऑब्जर्व करो, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स P से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब डिटर्मिनेंट में कॉमन आता है वो रो या कॉलम वाइज कॉमन आता है। तो यहां से हम P कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रो 1 बच गई, B1, B2, B3 और बाकी की एज इट इज B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो डिटर्मिनेंट में वी कैन टेक कॉमन रो या कॉलम वाइज। सिमिलरली थर्ड डिटर्मिनेंट में देखो, कॉलम 1 की सारी एंट्रीज Q से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम Q को कॉमन ले सकते हैं। तो Q को कॉमन ले लें तो वी आर गेटिंग कॉलम 1 एज C1, C2, C3। बाकी के सेम रहेंगे B1, B2, B3 और C1, C2, C3। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा आज हमने और करी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे सेकेंड डिटर्मिनेंट में आपके पास कॉलम 2 और कॉलम 1 आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। और इस वाले में कॉलम 1 और कॉलम 3 बेटा आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई। तो हमारे पास आंसर आ गया हमारा कि दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट बेटा A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। ठीक है, तो यही शो करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा। तो आपने देखा हमने बिना एक्सपैंड किए शो किया है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। सिंपली आपने C1 को स्प्लिट करना है, क्योंकि ये सम ऑफ 3 टर्म्स है तो डिटर्मिनेंट हमने लिखा सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स। इसमें P कॉमन, इसमें Q, और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, डिटर्मिनेंट 0, तो सिर्फ पहले वाला बचेगा। ऑलराइट, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द 7th प्रॉपर्टी बेटा। अब देखो यहां पे हम करते हैं हमारी 7th प्रॉपर्टी। क्या लिखा है देखो, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होती बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब, इफ टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर एडेड द सेम मल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी नंबर ऑफ अदर रोज और कॉलम्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखो ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें पहली रो है A1, B1, C1। तो यहां पे देख रहे हो ये है A1, ये है B1, ये है C1। इसमें हमने क्या ऐड किया है, मल्टीपल ऑफ रो 2। रो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है, A2, B2, C2 को देखो M से, और इसमें ऐड कर दिया MA2, MB2, MC2। तो रो 2 का मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल, M से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड किया है। और साथ ही साथ हमने रो 3 के एलिमेंट्स को भी ऐड किया है, किससे मल्टीप्लाई करके, n से। तो ये देखो रो 3 के एलिमेंट्स को n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। एक तरह से यहाँ पे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, यहां से यहां पे, कि R1 को हम कर रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं बेटा m टाइम्स रो 2 और प्लस n टाइम्स रो 3। तो अगर किसी भी रो या कॉलम में आप दूसरी रो का कोई मल्टीपल ऐड करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है।
जैसे और हम देखते हैं क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे देखो, मान लो डेल्टा हमारे पास यही डिटर्मिनेंट है, मान लो a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अब देखो, जरूरी नहीं होता कि R1 में आप R2 R3 दोनों के मल्टीपल ऐड करो। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी जैसे अलाउड होती है कि हम कह दें R1 गोज टू R1 और माइनस R2। अब आप कहोगे आपने तो कहा था अगर मल्टीपल्स आर एडेड, यहां तो सब्ट्रैक्ट हो गया। पर आप ऑब्जर्व करो, R1 गोज टू R1 माइनस R2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, दैट इज व्हाट डू वी हैव, लुक हियर, कि R1 में ऐड हो रहा है मल्टीपल कौन सा, -1 इंटू R2। तो ऐड ही तो हो रहा है। तो अगर माइनस भी है मतलब रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके हमने रो 1 में ऐड किया है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है ना बेटा, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा उसकी भी वैल्यू डेल्टा होगी। अब देखो, रो 1 क्या हो गया, उसमें R2 के एलिमेंट्स माइनस करो, a1 माइनस a2, फिर b1 माइनस b2 और फिर c1 माइनस c2। अब देखो, आपने ट्रांसफॉर्म सिर्फ R1 को किया है, तो रो 1 ही ट्रांसफॉर्म होगी, रो 2 रो 3 आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो दीज विल रिमेन एज इट इज, a2 b2 c2 और यहां पे a3 b3 और बेटा कितना, c3। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। और देखो, जैसे मान लो ये ऊपर वाला ही हमारा डिटर्मिनेंट है, मान लो उसमें हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं हटाती हूं, तो मान लो एक और ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, सपोज कॉलम में लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस बेटा कॉलम में भी अलाउड हैं। मान लो हम कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कॉलम 2 गोज टू c2 माइनस c1 प्लस c3। मान लो इसमें हम c1 और c3 दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बेशक यहां पे -2 ले लो, ठीक है। मान लो c2 गोज टू c2 माइनस 2 c1 प्लस c3। अब इसमें कॉलम 1 आपका ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो करते हैं, ये देखो, तो ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होगा जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगा। क्योंकि कॉलम 2 ट्रांसफॉर्म हो रहा है बेटा, तो कॉलम 1 एज इट इज लिखेंगे a1 a2 a3। कॉलम 2 के सब एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हर एलिमेंट में होती है बेटा उस कॉलम के, एक में नहीं होगी। तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे b1 है उसमें 2 टाइम्स कॉलम 1 का एलिमेंट माइनस करो, -2 a1, और कॉलम 3 का c1 क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐसे ही इस एलिमेंट में भी होगी कॉलम 2 के, तो b2 में 2 टाइम्स c1 माइनस करना है और कॉलम 3 का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करना है। सेम चीज यहां पे होगी बेटा, तो b3 में हम करेंगे -2 टाइम्स a3 और प्लस कितना, c3। तो कॉलम 2 हमारा ये जो था ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और कॉलम 1 कॉलम 3 सेम रहेंगे। तो अब कॉलम 3 भी हमारा सेम ही रहेगा बेटा, c1 c2 c3। तो अगेन ये दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारी सेम आएगी। अब आपने देखा कि हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ता। अब एक मैं वो बताती हूं क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेनी है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं और फिर जब क्वेश्चन करते हैं उनको रियलाइज भी नहीं होता कि इस बात को अवॉइड करना था, ठीक है। वो देखो क्या है कि जैसे अगर आप ये कहते हो ना R1 गोज टू -R1 प्लस R2, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग है। जिस रो को या कॉलम को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, जैसे यहां पे देखो आप C2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो C2 एज इट इज आएगा, उसमें और रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता। तो R1 में आप -R1 नहीं ले सकते, इसका मतलब तो आपने रो 1 के एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो याद रखना, जिस रो या कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। जैसे अगर आप ये कहते हो कि C1 गोज टू, ऐसे लिख लिया आपने C2 माइनस C1, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म तो C1 को किया, तो C1 का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए था। इज इट ऑल राइट? तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करनी है। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर R1 है तो R1 में कुछ भी कर ले हम, मान लो -2 टाइम्स R2 और +3 टाइम्स R3, वो जो मर्जी कर लो। और एक चीज और, ये भी गलत है कि R1 गोज टू R1 प्लस C1।
रो में कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी बेटा, रो में रो ही यूज करके ट्रांसफॉर्म करोगे और कॉलम में कॉलम को ही यूज करके ट्रांसफॉर्म करोगे। इज इट ऑल राइट? तो इन बातों का ख्याल करना है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मान लो समझने के लिए, ठीक है, कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी फिलहाल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, कि मान लो हमें ये कहा जाता है कि इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, सपोज जिसमें कॉलम 1 है बेटा हमारा 1 1 1, कॉलम 2 के हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और कॉलम 3 के बेटा हमारे पास एलिमेंट्स हैं बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, मान लो ये है, और कहा जाता है इवेल्युएट दिस विदाउट एक्सपैंडिंग। ठीक है, मान लो कहते हैं कि एक्सपैंड किए बिना बेटा इसको करो इवेल्युएट, तो एक्सपैंड नहीं करना है हमें किसी भी रो या कॉलम से। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो, मान लो इसको डेल्टा से डिनोट कर दो, ठीक है, 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब देखो हम क्या कोशिश करते हैं कि अगर हमें ऐसा लगे कि कोई रो आपस में ऐड करके या कोई कॉलम आपस में ऐड करके बेटा सारी टर्म्स उस रो या कॉलम की सेम हो रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत काम की बात है। क्यों काम की बात है? क्योंकि अगर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट सारे सेम हो जाएंगे तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और फिर हमारे पास उस रो या कॉलम में क्या बचेगा? 1 1 1। तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है बेटा, एक बार ही आइडिया लगना शुरू हो जाता है। आप 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अलग अलग टाइप के, देन यू स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ इट, फिर हमें वो चीज़ जल्दी जल्दी पता चलनी शुरू हो जाती है। वरना स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, यूजली क्वेश्चन यही पूछते हैं बच्चे कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है। तो इसका जवाब ये है कि प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये b प्लस सी है, अगर इसमें ये ऐड हो जाए तो ये टर्म बन जाएगी b प्लस सी प्लस ए। फिर ये c प्लस ए है, अगर इसमें b ऐड कर दें तो ये भी c प्लस ए प्लस बी विच इज सेम एज b प्लस सी प्लस ए, और a प्लस बी में अगर आप c ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी भी वही है। तो यहां से हम हिंट लेते हैं और हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कि C3 गोज टू C3 प्लस C2, मतलब कॉलम 3 को हम करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म, उसमें कॉलम 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो अब देखो डेल्टा कितना आ गया, कॉलम 1 आपका है 1 1 और 1, फिर आपके पास कॉलम 2 भी एज इट इज है ए बी सी, ये बन गया b प्लस सी, उसमें a ऐड हुआ, फिर कॉलम 2 में c प्लस ए था, उसमें कॉलम 3 में, और उसमें कॉलम 2 का एलिमेंट b ऐड हो गया, फिर कॉलम 3 में जैसे यहाँ a प्लस बी था उसमें कॉलम b का c ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एंट्री हमारी, तीनों एंट्रीज या तीनों एलिमेंट्स कॉलम 3 के क्या आ गए? सेम। तो आपको याद है ना, डिटर्मिनेंट में आज हमने प्रॉपर्टी करी है, एक रो या एक कॉलम में से अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अब यहां पे कॉलम 3 में से हम लेंगे a प्लस बी प्लस सी को कॉमन बेटा, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो हमने कॉलम 3 से कॉमन लिया है, कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 बेटा। ठीक है, तो ये देखो कॉलम 3 से हमने कॉमन ले लिया, तो पहला कॉलम वही रहेगा ओरिजिनल 1 1 1, फिर ये वही रहेगा बेटा ए बी सी, और कॉमन लेके हमारे पास क्या बचा? 1 1 1। अब एक और प्रॉपर्टी हमने करी है, आई होप यू आर एबल टू सी इट क्लियरली नाउ। क्या कि अगर हमारे पास कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यू कैन सी दैट these two columns are identical, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0, 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी विल बी 0। तो बिल्कुल एक्सपैंड नहीं किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी और एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज इट ऑल राइट? समझ में आया बेटा? एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। इज इट ऑल राइट? सपोज हमें ये कहा जाता है कि इवेल्युएट
डिटर्मिनेंट है बेटा हमारे पास जिसकी पहली कॉलम है a, 2a और 3a, सेकेंड कॉलम है सपोज a प्लस b, फिर है 3a प्लस 2b और फिर 6a प्लस 3b, और थर्ड कॉलम है बेटा a प्लस b प्लस c, फिर 4a प्लस 3b प्लस 2 टाइम्स c और फिर 10a प्लस 6b और प्लस 3c। मान लो ये कहा है कि इवेल्युएट करो। अब आप कहोगे मैम ये तो लिखा नहीं है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या नहीं, तो सीधा एक्सपैंड कर लेते हैं। कर लो, बहुत लेंदी हो जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो इट विल बिकम वेरी लेंदी। तो अगर हमें लगे कि हम किसी डिटर्मिनेंट में बेटा जीरोस ला सकते हैं, अब जीरो हमारे बड़े काम की चीज है जो हम ही लोगों ने वर्ल्ड को दिया है कि जितने जीरोस हमें डिटर्मिनेंट में मिलेंगे ना उतना हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना इजी हो जाएगा, सिंपली बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग गिव्स अस जीरो। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर डिटर्मिनेंट कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उसमें जितनी जीरोस लाएं वो ले आएं। अब वो कैसे लाते हैं ऑब्जर्व करो। जैसे आपके पास यहां पे बेटा ऑब्जर्व करो, ये आपके पास 2a है। ऑल राइट, अब आप नोटिस करो ये a है, तो अगर हम इसमें 2 टाइम्स ये माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम ये कर लेंगे कि R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। उससे पता है ये 2b भी हो जाएगा, 2b माइनस 2c 0, 2c माइनस 2c 0, तो इनको भी फायदा होगा। ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो R2 में हमने 2 टाइम्स R1 के एलिमेंट्स लेके माइनस किया। अब देखो आप एट ए टाइम 2 ट्रांसफॉर्मेशंस भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते कि वो दूसरी रो में है। आप रो 2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, अब रो 2 मत यूज करो, उस रो को मत यूज करो जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कोई और कर लो, तो आप एट ए टाइम 2 इकट्ठी ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हो। इट विल सेव योर टाइम। तो अब आप देखो जैसे यहाँ पे 3a है, इसमें अगर हम 3 टाइम्स a माइनस करें तो 0 आ जाएगा। 3b में 3 टाइम्स b माइनस करके 0 आएगा। 3c में 3 टाइम्स c माइनस करके 0 आएगा। तो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ले लो कि R3 गोज टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। अब देखो R1 आप यूज कर सकते हो क्योंकि R1 को थोड़ी ना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो यहां R2 मत यूज करो, बस उतना देखना है। तो अब देखो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो लेट अस सी व्हाट इज डेल्टा। अब रो 1 ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, उसके एलिमेंट्स में एज इट इज लिख रही हूं। इज इट ऑल राइट? अब देखो हम रो 2 की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो देखो इसमें क्या आ गया। रो 2 के एलिमेंट्स रो 1 से माइनस करो, 2a माइनस 2a 0, इसमें से 2 टाइम्स ये माइनस करोगे, 2b माइनस 2c 0, 3a माइनस 2a विल बी a। इसमें से 2 टाइम्स इसको माइनस करो, 4a माइनस 2a विल बी 2a, 3b माइनस 2b विल बी b और 2c माइनस 2c विल बी 0। तो सेकेंड रो बेटा हमारी ये आ गई। अब हम करते हैं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, R3 वाली। तो ये देखो इसको, R3 में माइनस 3 टाइम्स R1, तो 3a माइनस 3a इज 0। फिर दिस माइनस 3 टाइम्स दिस, 6a माइनस 3a विल बी 3a और 3b माइनस 3b विल बी 0। 10a माइनस 3a 7a, फिर बेटा 6b माइनस 3b विल बी 3b और 3c माइनस 3c विल बी 0। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ही आ गया। ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हमने अप्लाई कर दी। अब आप नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोस आ गए, तो हम उसी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर देते हैं जिसमें हमारे पास ज्यादा जीरोस होते हैं बेटा। अगर आप चाहो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन और भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये वाले जीरोस हमारे गायब नहीं होने चाहिए। इज इट ऑल राइट? तो या तो हम कॉलम 1 से एक्सपैंड भी कर सकते हैं, या देखो 3a माइनस 3a करेंगे तो आप इसको भी 0 बना सकते हो, और ये 3b माइनस 3b हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा। तो अगर हम चाहें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अब कि R3 गोज टू R3 माइनस R2, ठीक है। तो 0 माइनस 0 करेंगे तो ये जीरोस हटेंगे नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, जो आप जीरोस बेटा लेकर के आए हैं
वो वैनिश नहीं होने चाहिए। तो अब हमारे पास डेल्टा हो गया, देखो हम रो 1 एज इट इज लिख रहे हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। रो 2 को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, वो एज इट इज आ रहा है। इज इट ऑल राइट? रो 3 में करो R3 माइनस R2, ये 0, माइनस 3 टाइम्स करना था, माइनस 3 टाइम्स R2 बेटा, तो 3a माइनस 3a विल बी 0। ये करो 7a माइनस 3 2 6a विल बी a, और 3b माइनस 3b 0, तो हमारे पास ये आ गया। अब आपके पास देखो यहाँ पे या तो इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लो या रो 3 से, तो लेट अस एक्सपैंड बाय कॉलम 1। कॉलम 1 से जब एक्सपैंड करते हैं तो आपको याद होगा प्लस माइनस और प्लस लेते हैं, तो क्या आ गया ऑब्जर्व करो, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस ए। अब ए कहाँ है? फर्स्ट कॉलम में है बेटा और फर्स्ट रो में है, तो उसको छोड़ दो। आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, तो क्या आ रहा है देखो, इट विल बी ए स्क्वायर और माइनस कितना 0। फिर अब देखो माइनस 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, प्लस 0 एनीथिंग विल बी 0, तो बस इतनी ही एक्सपेंशन थी। तो इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई बेटा कितनी, ए क्यूब। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट टू बी ए क्यूब। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करने जाओगे, बहुत बच्चे ये करते हैं एग्जाम में कि वैल्यू ही तो पूछिए, कुछ लिखा तो है नहीं, तो एक्सपैंड करने बैठ जाते हैं। तो एक तो बेटा मार्क्स भी आपके लूज होते हैं अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर रहे। अगर इतना लंबा डिटर्मिनेंट है, आप 2 पेज भर के अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपका सॉल्व तो हो भी गया, इवन देन यू विल लूज मार्क्स। कि अगर किसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टर और बेटर मेथड है एंड यू गो फॉर लेंथी मेथड, don't think that you will get full marks for it. All right, so apply properties wherever whenever you can. Is it all right? तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल ली a क्यूब। तो इस लेक्चर में देखो बेटा, हमने देखा कि अगर हमारे पास किसकी डिटर्मिनेंट को दिया हुआ है तो उसमें हम क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपोज ले लो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, रोज या कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करो, कोई भी 2 रोज आपस में या कोई भी 2 कॉलम आपस में तो साइन नेगेटिव हो जाता है, वैल्यू सेम रहती है। कोई भी 2 रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर अगर हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिटर्मिनेंट में रो वाइज कॉलम लेते हैं, जबकि मैट्रिक्स में तो पूरे मैट्रिक्स में कॉमन आता था, ठीक है। तो एंड सम मोर प्रॉपर्टीज वी हैव सीन इन दिस लेक्चर। तो प्लीज बेटा रिवाइज करो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से, ताकि जब हम इसके क्वेश्चंस करें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि देखो आप प्रॉपर्टी अप्लाई तभी कर पाओगे अगर आपको याद होगी। अगर आपको याद ही नहीं है कि एक प्रॉपर्टी होती है तो हाउ विल यू अप्लाई इट इन द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो प्लीज मेमोराइज देम, ऑलराइट, एंड keep enjoying beta the benefit of our courses. All right, thank you and bye bye beta.